वंदे मातरम। आप सभी का चर्चाए खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चाए खास में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का आज दूसरा चरण संपन्न हुआ। कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव है। बिहार के 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदाता अपने मन की सरकार बनाने के लिए घरों से निकले। सबसे अहम बात यही है कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। बिहार के लोगों ने अब तक राज्य की 2/3 सीटों पर अपना फैसला दे दिया है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसी घटनाएं सुनने में नहीं आई है कि जो ये जताती हो कि बिहार में ऐसा भी होता था। आज बिहार के लोग समझदार होकर जिस तरह से चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोरोना जैसी महामारी के बीच में वोट का परसेंटेज इतना होना, ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है कि वास्तव में जनता जागरूक हो गई है। इसी पर आज की चर्चा को करेंगे सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, शिवन सारण, पटना, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले की 94 सीटों में मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया है। पहले चरण की तरह इस बार भी झमाझम वोट पड़े हैं। कोरोना संकट के बावजूद जिस तरह लोग मतदान करने निकले हैं, वह देश की लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रतीक है। सुबह सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में अच्छे मतदान पर खुशी जताई। इस चुनाव के साथ ही बिहार की लगभग 2/3 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण के 53% आंकड़े को इस बार भी छू लिया गया। दूसरे चरण में एनडीए के 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो राष्ट्रीय जनता दल 56 सीटों के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। 28 सीटों पर जनता दल की राजद से सीधी भिड़ंत थी। सिल्क के लिए प्रसिद्ध भागलपुर, आजादी की लड़ाई के प्रहरियों की भूमि सीवान, सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के इलाकों में एनडीए और महागठबंधन के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखी गई। आज के मुकाबलों में महागठबंधन में आरजेडी 56, कांग्रेस 24 सीटों पर और बाकी सीटें वामपंथी दल चुनाव लड़ रहे थे। लेफ्ट के लिए टेघड़ा, मटियानी, जीरादेई, बखरी जैसी सीटें छोड़ी गई थी। बेगूसराय, गोपालगंज जैसे जिले कभी वामपंथ के प्रभाव में रहे। सीपीआई और सीपीएम के लिए 4-4 सीटों पर जोर आजमाइश की है। लेफ्ट के लिए कुछ कर दिखाने के लिए यही दूसरे चरण का चुनाव है। एनडीए में भाजपा और जदयू के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी का भी गठजोड़ है, इसलिए चुनाव के समीकरण भी अलग तरह के रहे। आरजेडी को कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन पूरे क्षेत्र में आरजेडी ही महागठबंधन की प्रमुख पार्टी के रूप में है। हालांकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन भी मैदान में है। खगड़िया, गोपालपुर, भागलपुर, नालंदा, दानापुर, महनार जैसी कई सीटों पर आरएलएसपी के प्रत्याशियों ने आज अपना भाग्य आजमाया। दूसरे चरण के चुनाव में राधोपुर से तेजस्वी यादव, हसनपुर से तेज प्रताप, परसा से चंद्रिका राय, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जैसे चर्चित चेहरे चुनाव मैदान में थे। एनडीए के 4 मंत्रियों के भाग्य का फैसला मतदाता कर चुके हैं। नंदकिशोर यादव की पटना साहिब, राणा रणधीर सिंह मधुबन, श्रवण कुमार नालंदा और राम सेवक सिंह की हथुआ एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। दूसरे चरण के चुनाव में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने बिहारीगंज से दाव आजमाया। बिहार में इस बार भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। एक आध जगह छोटी घटनाओं को छोड़कर पूरे बिहार में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। नेटवर्क 10 डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अतुल सिन्हा साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राहुल आनंद है, प्रवक्ता है भाजपा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रमोद कुमार झा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुभाष झा, वरिष्ठ पत्रकार है उत्तराखंड से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अतुल सिन्हा साहब आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी चीज़ों को देखते आ रहे हो। बहुत सारे मैं कहूँगा चुनाव आपने देखे हैं वर्तमान में जिस तरह, क्योंकि एक सबसे अहम बात यह है कि इस कोरोना जैसी महामारी में आप देखिए कि पूरा विश्व जिससे जूझ रहा है, उसके बाद बिहार में चुनाव होना और चुनाव के अंदर वोट परसेंटेज का बढ़ना, किसे श्रेय देंगे इस चीज़ के लिए आप? और क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में जो बिहार की जनता है उसने दिखा दिया कि हम इस कोरोना से भी लड़कर आगे बढ़ सकते हैं? जी अतुल सिन्हा साहब। जी मैं तो देखिए, एक तो कोरोना काल में चुनाव जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त बिहार में, बेशक ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार की जनता के लिए खास तौर से।
और बिहार की जनता इस पूरी चुनौती को जिस उत्साह के साथ जो देखने में मिल रहा है कि इस समय कोरोना काल में बिहार की जनता जिस पूरे उत्साह के साथ वोट डालने के लिए निकल रही है, और हर मतदाता बूथ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी भारी संख्या में हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं, और कई जगह तो कोरोना के जो नियम कानून है उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ये जो पूरा माहौल आपको नजर आता है उससे ये बहुत साफ है कि लोगों के अंदर किसी बदलाव की उम्मीद कहीं नजर आ रही है यहाँ पर। और 15 सालों से जो सरकार चल रही है या पिछले 30 वर्षों का जो एक इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में, उसमें कुछ न कुछ एक बदलाव की आहट भी नजर आ रही है, और लोगों में ये उम्मीद नजर आ रही है कि शायद अब उनका बिहार कुछ बदले। जी नहीं, बिल्कुल अतुल सिन्हा साहब, ये तो लग रहा है कि जनता ने तो अपना जनादेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि लगातार वोट का जो परसेंटेज अगर पिछली बार की बात करें और इस बार का देखें तो लगभग बराबर है। तो ऐसा लग रहा है कि जनादेश साफ आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसकी लॉटरी लगेगी, कौन बनेगा इस कुर्सी का मुख्यमंत्री। हम कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसके लिए घमासान बड़ा है। अगर आप देखें अतुल सिन्हा साहब, एक महत्वपूर्ण बात और आपसे मैं जाननी चाहूँगा कि चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह मैं तो चुनाव आयोग के साथ साथ वहाँ पर जो पुलिस का जो एक हम कहेंगे रोल रहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जी अभी तक की जो स्थिति रही है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और दोनों ही चरण के जो चुनाव हैं हर बार आप देखें कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, और कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना, घटना या हादसा ऐसी कोई चीज हुई नहीं है। तो इससे चुनाव आयोग की तैयारियों पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और जो भी सुरक्षा व्यवस्था है और उसको लेकर के तैयारी तो पूरी है। और लोगों के उत्साह को देखते हुए, और खास तौर से जिस तरह चुनावी रैलियां इस बीच में हुई हैं और हर रैली में जिस तरह से लोग उमड़ के आए हैं, उससे ये तो साफ है कि लोगों के अंदर चुनाव को लेके कुछ उत्साह भी है, और चुनाव आयोग की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। और पार्टी स्तर पर भी देखें तो हर पार्टी अपने तरीके से शायद वो लंबे समय से इस चुनाव का इंतजार कर रही थी और पूरी तैयारी के साथ नजर भी आ रही है। तो एक माहौल तो है, इसमें कोरोना जो फैक्टर है उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक चेतना बिहार में शुरू से रही है, और हमेशा से वहाँ का हर वर्ग, हर तबका, चाहे वो युवा तबका हो, चाहे वो उम्रदराज लोग हों, सभी के अंदर सभी पार्टियों को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी एक सोच, अपना एक चिंतन हमेशा से रहा है, और उसी का ये असर है कि ये दोनों चरण में जिस तरह से वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल वोट परसेंटेज भी कम नहीं हुआ और लोगों का उत्साह भी कम नहीं हुआ। लगातार लगा ही नहीं कि कोरोना जैसा माहौल है। सुभाष झा साहब, आप तो शुरू से ही बिहार चुनाव पर बोलते रहे हैं। अगर आप देखें सुभाष झा जी की सारी तैयारियां लगातार चल रही थी और विरोध भी बहुत हुआ कि इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में चुनाव क्यों, लेकिन जब चुनाव हो ही गए तो जनता ने भी कहा कि चलो ठीक है, अब तो आ गया चुनाव, देख लेते हैं, अब जो भी होगा आर पार की लड़ाई लड़ें। और जनता ने दिखा दिया है कि बिल्कुल एकदम उन्होंने कोई भी किसी का उधार अपने पास नहीं रखा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यह है कि वर्चुअल की बात बहुत हो रही थी। आप देखेंगे लगातार ये कहते सुभाष झा साहब की वर्चुअल रैली होंगी, वर्चुअल होगा, सब कुछ वर्चुअल रहेगा, ऐसा हो जाएगा, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया, ऑनलाइन होगा। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी, और कोरोना को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि अब की बार जरूर कुछ नई चीजें देखने में आएंगी। तो वर्तमान में तो हमें ऐसा लगता नहीं कि कहीं पे भी अब वर्चुअल दिखाओ। वहाँ शुरू में जरूर जब लॉकडाउन था वर्चुअल दिखा। अब रैलियों की बात करें तो लगातार पब्लिक भी सड़कों पे थी, और आप देखें तब कोई भी गाइडलाइन का हम कहेंगे पालन करने वाला दिखा नहीं। और सभाओं के लिए जिस तरह बात हो रही थी, वरना शुरू का जो चुनाव था ऐसा लग रहा था कि शायद अब की बार जो प्रत्याशियों के खर्चे की बात आती है, पार्टियों के खर्चे की बात आती है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने बताया कि भाई 5 लोग जाएंगे, इस तरह होगा।
लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे कर कर वो सब चीज़ें पीछे चली गई और चुनाव उसी तरह उसी अंदाज में जा रहा है जैसे पहला होता था। कैसे देखते हैं आप? जी सुभाष झा साहब। चुनाव को लेकर के बिहार में जो इस बार आप नई चीज़ आपने देखा होगा और जिस पर शायद नज़र गया होगा आपका जी कि इस बार चुनाव को लेकर के विरोध पहले भी होता रहा है, सत्ता के खिलाफ इनकम्बेंसी रही है लोगों में, लेकिन इस बार जो विरोध का जो तेवर है वो थोड़ा बदला हुआ है। अभी आज देखिए नीतीश कुमार जी एक प्रोग्राम में गए थे, उसमें जूते चप्पल चले ये चले, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें प्रायोजित भी होती हैं दूसरे दल की तरफ से, लेकिन एक चीज और भी देखना होगा कि शुरू में वर्चुअल रैली और आप जो कह रहे हैं वर्चुअल मीटिंग की बात, तो वर्चुअल मीटिंग व्यवहारिक तौर पे ये राजनीतिक चुनाव के लिए तो व्यवहारिक कतई नहीं था, क्योंकि लोग आएंगे फिर जो इम्प्रेशन जो बात आप सामने से कह पाते हैं वो वर्चुअल से उतना नहीं हो पाता है, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और धीरे धीरे राजनीतिक दलों ने भी इस बात को समझा या राजनीतिक जरूरत कही है कि इस यहाँ पर ला करके सबको खड़ा कर दिया, और जनता भी अब जो पहले जो डर था लोगों को चुनाव कोरोना के प्रति, वो डर खत्म हो गया है, चाहे केसेस जितने बढ़े हैं। लेकिन मन में जो भय था कि लगता था कि बाहर निकलेंगे और कोरोना जो है खड़ा है पकड़ करके हमें ले जाएगा ऊपर, वो डर खत्म हो गया। तीसरी बात, जो बिहार हमेशा शुरू से, आज से नहीं, ये कौटिल्य चाणक्य के समय से, तभी तो हमने लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी जी, तो वो उस समय से बिहार जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सजग रहा है, और हमेशा वो आज़ादी की स्वतंत्रता संघर्ष ले लीजिए या कोई और जमाना ले लीजिए, लेकिन हमेशा बिहार ने नया दिशा देने का काम किया है। इस बार भी लोग जो इस बार जो सत्ता के खिलाफ जो लोगों का तेवर है, जो गरीबों का तेवर है, जो निचला तबका है, वो बहुत सक्रिय हैं। आज भी आप चुनाव में देखे होंगे, जो पिछले बार भी 55-56% मतदान हुआ, आज भी लगभग वही हुआ, 1-2% कम ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग निकले उसमें गरीब तबका था। जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे वो कम निकले हैं, ये ध्यान देने। आप तो विजुअल है आपके पास, आप उसमें देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये बताता है कि जो लोग दिल्ली से, मुंबई से, दूसरे जगह से हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल के आए, भूखे प्यासे, सरकार का ये कहना कि देखते हैं बिहार में कौन घुस जाता है, आदित्य जोगी जी जो है यूपी में बसें खड़ी रही, नहीं जाने दिए, ये सारी चीजें उसके दिमाग में इतनी गहरी बैठी हुई है कि पिछले चुनाव में जो मेरी रिपोर्ट है, अब तो परिणाम मेरे न कहने से बदल जाना है न कम हो जाना है जहां चुनाव हो गए, लेकिन पिछले वाले में सबसे ज्यादा जो सीटें मुझे लगता है कि बढ़त में पिछले वाले चुनाव में महागठबंधन है, और आज के चुनाव में नेक टू नेक फाइट है। मैं तो दिन भर आज बैठ करके मित्रों को फोन लगा रहा था कि कहाँ क्या हाल है, कहाँ क्या सीन है, क्या चल रहा है। और खास करके चंपारण का जो 16 चंपारण, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण की जो सीटें हैं, वो सारे विधानसभा सीट में मुझे लगता है लगभग 40-50% सीट जो है इस बार जो है भाजपा और एनडीए गठबंधन जो है लूज कर रही है, जो मैं देख पा रहा हूं। अब कुल मिला के देखिए कि कुल मिला के जो आज, हाँ, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा, अब की बार कुछ नया होगा, क्योंकि चुनाव ही नया हो रहा है। अब की बार तो कोरोना में चुनाव और एक नए प्रकार से चुनाव हो रहा है, नई तैयारियों के साथ चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ नया अब की बार बिहार में होगा, ये तो दिख रहा है लगातार। क्योंकि जिस तरह इतनी बड़ी महामारी, जहां सब लोग डरे हुए हैं, पूरा विश्व डरा हुआ है, दोबारा कहीं कहीं लॉकडाउन हो चुका है, कहीं तैयारियां चल रही हैं, और उसके बाद भी बिहार की जनता, और हम देखेंगे कि लगातार जो फुटेज हमारे पास है उसमें हर वर्ग का आदमी था। ऐसा नहीं था कि कोई बुजुर्ग नहीं है या जवान नहीं है या महिलाएं नहीं है, सब लोग थे, और सब लोगों के अंदर कितनी बड़ी हम कहेंगे जागरूकता है कि वोट परसेंटेज पिछली बार की तुलना लगभग थोड़ा बहुत बढ़ाई होगा, कम कहीं नहीं है। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, अगर आप देखें चुनाव अच्छा जा रहा है और ये ऐसा होना भी चाहिए बिहार में, अगर इस तरह चुनाव जाए तो लगता है कि हाँ बिहार अब अग्रणी हम कहेंगे कि जो और भी हमारे प्रदेश है उसमें है, क्योंकि लगातार ऐसा आता था कि बिहार के अंदर चुनाव और दंगा ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। 1-2 घटनाएं जरूर हुई हैं और वो भी लापरवाही के कारण उसे छोड़ दे तो चुनाव अभी तक ठीक गया है। और आप देखें सुनील जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे चुनाव को अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखें कि जो चुनाव सीधा सीधा जा रहा है वो राजद और भाजपा की तरफ आप देखें तो मोदी जी,
और उसके अलावा महागठबंधन में भी कोई फेस और नजर नहीं आ रहा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या कोई भी हो, जिस तरह से आना चाहिए। खाली अगर यूपी से बाहर निकल के देखें तो यूपी के चुनाव के अंदर जिस तरह सब चीजें आपने भी देखी, लेकिन बिहार का इतना बड़ा चुनाव और वहां पर जो कमान है, वो जो कंधों पे लिए है, वो तेजस्वी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख भी रहा है और लगातार आप अगर देख रहे होंगे तो वही हकीकत भी है। और अगर उधर से देखें हम तो केवल नीतीश और मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी लगातार चुनाव के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इसे कैसे देखते हैं आप कि और सब लोग कहाँ गए वो चेहरे स्टार प्रचारक, और कहाँ महागठबंधन के लोग गए? क्योंकि सबसे अहम बात तो यही थी कि भाई आखिर चुनाव जो है वो महागठबंधन में भी काफी सारे फेस हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और इधर भी अगर आप देखें तो केवल मात्र पूरा का पूरा चुनाव उठा है योगी जी की सभाओं को अगर हम छोड़ दें पहले चरण की, कि वहां उनका एक वर्चस्व भी है और बहुत सारे लोग गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, तो बाकी जगह तो आप देखेंगे कि नीतीश जी और खुद मोदी जी ने कमान संभाल रखी है। जी गोस्वामी जी, जब शुरू से आप देखेंगे प्रथम चक्र की आप बात करेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि अधिकतर नेताओं ने उसमें प्रतिभाग लिया। सारी बातें सारे पार्टी के नेताओं ने कही, लेकिन जनता भी कंफ्यूज थी और नेता भी कंफ्यूज थे। जब 2015 में जब चुनाव हुआ तो जो राजनीतिक दल गठबंधन में थे, जो राजनीतिक दल बीजेपी को गाली दे रहे थे या बीजेपी के गठबंधन को गाली दे रहे थे, आज वो सब अलग अलग हैं। चाहे हम नीतीश जी की बात करें, 2015 में नीतीश जी बीजेपी के खिलाफ क्या कर रहे थे, राजद क्या कर रहा था, कांग्रेस कहाँ थी, आज नीतीश जी मोदी जी के साथ हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, लोजपा की बात करें, पासवान जी की बात करें तो केवल पासवान जी मोदी जी के साथ खड़े थे, आज पासवान जी की पार्टी मोदी जी के खिलाफ है। तो ये जो परिस्थितियां 2015 के बाद बदली हैं, जनता के बीच जाकर के वो कैसे कहेंगे। यदि प्रथम चक्र की हम बात करेंगे तो सारी बातें विकास की कही गई, जितना विकास की नीतीश जी ने जो कहा जो किया वो सारी बात, लेकिन लगा उन लोगों को कि ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि गठबंधन जो है, जिस तरीके से तेजस्वी की जो रैली करने की जो बात निखर के आई है कि दौड़ दौड़ के निकल के जा रहे हैं, एक दिन में 11 रैलियां कर रहे हैं, हाँ 17 और 11 रैलियां उन्होंने की हैं, तो निश्चित तौर से मोदी जी पर और नीतीश जी पर इसका असर पड़ा। और उन्होंने कह सकते हैं कि जो टक्कर देने की बात आई वो टक्कर तेजस्वी ने दी। और फिर आपने देखा होगा कि निजी हमले होने लगे, नीतीश जी लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला की बात होने लगी, मोदी जी कहने लगे 2 युवराज यूपी में भी थे वो फेल हो गए, अब 2 युवराज यहां भी आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी की तरफ इशारा किया। तो जब ये सब बातें होने लगे तो निश्चित तौर से आप कहिए ना कहीं दोनों गठबंधन आमने सामने दबाव में हैं। और जो चुनावी सर्वेक्षण जब निकल के आए, जो बातें कही गई हैं, उसमें 4 से 6% का घोल है। मतलब ये 4 से 6% में जो गठबंधन है बीजेपी वाला, नीतीश जी की पार्टी वाला, वो आगे है। लेकिन जो समीकरण चुनाव के समय के बाद बदले हैं, उससे बीजेपी के वाला गठबंधन भी दबाव में है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2-4-5% वोट खिसक जाए, 2% चेंज देखने को मिल सकता है। यस जी बिल्कुल। आज ही की आप देखो 94 सीटें हैं, 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां चिराग की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े नहीं किए, नीतीश की पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो कहीं न कहीं, और दूसरा बार बार चिराग जी ने मोदी जी की तारीफ की है, तो ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि चुनावी गठबंधन के बाद जो नतीजे 10 तारीख को निकल के आएंगे वो वास्तव में कौन सी परिस्थिति पैदा करेंगे। क्या चिराग पासवान सरकार में होंगे, क्या चिराग पासवान इस परिस्थिति में होंगे कि दूसरा मुख्यमंत्री हो, नीतीश जी की पार्टी की सीटें कम आती हैं तो कहीं बीजेपी का प्रत्याशी मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। ये तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन एक और बात कि जब 94 सीटों में से या 17 जिले हैं, 17 जिले में 2 जिले बड़ा मायने रखते हैं, एक भागलपुर एक मुजफ्फरपुर। भागलपुर में जब सृजन घोटाला 2017 या 16 में हुआ, उसके बाद सीबीआई जांच हुई, 18 लोगों के खिलाफ 18 लोग जेल में गए, सारे लोग बाहर आए। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, जहां धरातल के स्तर की बात करेंगे तो सृजन घोटाले की बात ही नहीं की। दूसरा, मुजफ्फरनगर में जो बालिका गृह कांड हुआ, उसमें देश की राजनीति में भूचाल आया था और बड़ा इस तरीके के समीकरण पैदा हुए कि आरोप प्रत्यारोप का जब दौर स्टार्ट हुआ, आज उन्हीं पार्टी के कुछ उसी गृहकांड में फंसे हुए लोगों को कुछ ही राजनीतिक दलों ने टिकटें भी दी। लेकिन ये सारी चीजें हट करके सारे पर्सनल जो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, चारा घोटाले की बात कहो, जंगल राज की बात कहें, या तमाम ऐसी वहां है स्थिति जिन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इन रैलियों में देखने को मिला। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि अभी दूसरे चक्र का चुनाव हुआ है और वास्तव में ऐसा लगता है कि वो चुनाव भी इसी तरीके से देखने में आएगा कि वहां भी लोग करेंगे, क्योंकि अंदाजा लगभग सबका ये लग रहा है कि अब जो चरण रह गया है उसके अंदर भी 55-56% के लगभग वोट आएगा। प्रमोद कुमार झा जी,
वर्तमान में एक सबसे महत्वपूर्ण बात एक हो रही थी, क्योंकि आप वहीं हैं, बिहार हैं और सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, बड़े नज़दीकी से आपको सारी चीज़ें पता भी होंगी। अगर हम देखें, एक बात हो रही है कि जो लोग बाहर से बिहार आए हैं, जो लोग बाहर थे और इस कोरोना के काल में वो वहाँ आए हैं और इस महामारी से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आखिर वो कितना प्रभावित इस चुनाव को कर रहे हैं और उनकी स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि वो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लगातार सब लोग कह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि वो तादाद बड़ी है और ऐसे में अगर वो 1% इधर से उधर होता है तो आपको क्या लगता है कि कहाँ स्थिति जाकर रुकती है? जी, आपने सही कहा कि जो लोग बाहर से आए हैं उनका यहाँ पे मतदाता जो है जी, उसमें उनकी तादाद कुछ ज्यादा है, लेकिन एक चीज समझने की चीज है यहाँ पे। आपने तेजस्वी का रैली देखा होगा या किसी अन्य का भी देखा होगा, उसमें महिलाओं की भागीदारी 1% भी आपको दिखाई नहीं देगी। ये जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खुश दिखती हैं। वो शराबबंदी मामला जो है वो आज भी महिलाओं के जहन में कायम है। तो जो पलायन करके जो बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं उसका इफेक्ट इस चुनाव में उतना नहीं है जितना गुप्त मतदान जो महिलाओं का हुआ है उसका। ये सबसे पहले समझने की चीज है। आप देखिएगा कि किसी भी रैली में भाजपा का हो, जेडीयू का हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है, लेकिन जब तेजस्वी की चुनावी सभा होती है उसमें महिलाओं की भागीदारी 1% भी नहीं होती है। क्यों? ये देखने की चीज है। ये बड़ा सवाल है बिल्कुल प्रमोद कुमार झा साहब, क्योंकि महिलाएं तो आजकल एकदम, हम कहेंगे कि इस टाइम अगर उनकी बात करें, उनकी बात भी होनी चाहिए और ये आप बता रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके अलावा अगर हम देखें प्रमोद कुमार झा साहब की युवा वर्ग की भी बात बहुत ज़्यादा वहाँ हो रही है और अब की बार युवा वर्ग बहुत तादाद में वहाँ पे है। ऐसे में सामने एक वरिष्ठ नेता, हम कहेंगे क्योंकि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और एक तरफ अनुभवहीन, हम कहेंगे कहा जा रहा है कि अभी अनुभव की कमी है तेजस्वी में, इसलिए बहुत सारे उनके जो साथी हैं वो छिटक कर दूसरी ओर चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप और उसको कैसे देखते हैं जो युवा मतदाता है? जी, एक चीज आपको हम साफ साफ बता दे सकते हैं, नीतीश कुमार ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया था जिसमें यहाँ पे लाखों स्टूडेंट को फायदा पहुंचा है। आप किसी भी महिलाओं से, लड़कियों से जाके बातचीत कीजिए, वो आज भी गुप्त रूप से ही या सामने में नीतीश के पक्ष में ही बात करती है। रही बात, आप भीड़ के पैमाने पे जाते हैं कि तेजस्वी के भीड़ में बहुत सारे युवा खड़े होते हैं। आप देखिए वहां पे भी एक सोचने की चीज है, तेजस्वी का जो भीड़ है उसमें कौन से लोग हैं, तो देखिएगा कि वहां पे एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष के लोग ही वहां पे जाते हैं। आप अमूमन देखिएगा कि बीजेपी का हो या जेडीयू का हो या चिराग पासवान का हो, उसमें जो है सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग वहां पे जमा होते हैं। लेकिन आरजेडी का जो होता है उसमें केवल और केवल एक, मान जाति विशेष नाम नहीं लेना चाहिए, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष का ही लोग वहां पे खड़े होते हैं, वही यूथ खड़े होते हैं। अदर्स यूथ की जब बात करेंगे तब वहां पे आप किसी व्यक्तियों से जाकर पूछिए तो वो बताएगा कि वो एक्चुअल हकीकत क्या है। और वही मतदान का जो है वो ये समझिए कि एक तरह से गुप्त रूप से ये चल रहा है। वो जब 10 तारीख को पेटी खोलेगा जी, नहीं बिल्कुल साइलेंट मतदाता, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। उसको भी कहा जाता है कि वो सबसे पावरफुल होता है और सत्ता को परिवर्तन करने में सबसे अहम भूमिका ये जो एकदम साइलेंट मतदाता होता है, जो कुछ बोलता नहीं है, केवल देखता रहता है और सब चीज़ों का वो अपने आप में, हम कहेंगे कि आकलन करता रहता है कि आखिर वास्तविकता क्या है और क्या करना चाहिए। इस मतदाता का अपना अहम रोल होता है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा जो चल रही है दूसरे चरण के लिए। आज मतदान पूरा हो गया है, उसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद, अगर हम बात करें भाजपा की, तो जिस तरह से आप लगातार, क्योंकि एक स्टार प्रचारक वाली जो बात थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर अंत में आते आते भाजपा के पास जिस तरह केवल और केवल मोदी ही बचते हैं खेवनहार के रूप में, यहाँ भी लगभग ऐसा ही लग रहा है कि जब लगा कि अब कुछ नहीं है तो खुद मोदी जी ने कमान संभाली। और आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी राहुल देश के प्रधानमंत्री के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता हैं, और उन्होंने गुजरात को भी चलाया था। तो कहीं ना कहीं वो गुजरात मॉडल है, और जिस प्रकार से देश में एक से एक कड़े फैसले उन्होंने लिए, तो कहीं ना कहीं बिहार को चलाने में उनकी ये अपेक्षाएं जनता के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक कद्दावर नेता हैं, और उनसे ज्यादा अपेक्षाएं मोदी जी से इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी के समय में सारी जातियों का बैरियर टूट जाता है, और जात पात से उठकर लोग उनको वोट देते हैं। हमें सारे धर्मों का वोट मिलता है, और उनके बताए गए दिशा निर्देश पर देश प्रगति के तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मोदी जी की भागीदारी बिहार चुनाव में ज्यादा होती है, क्योंकि जनता को मोदी जी से काफी उम्मीदें हैं, और वो उम्मीदों के तौर पे उनको देखना चाहती है और उनको सुनना पसंद करती है। पूरे देश में एक मोदी जी ही हैं जिनकी बातों को 135 करोड़ जनता मानती है। इसके पूर्व में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उनकी बातों को उतनी गंभीरता से कोई नहीं लेते थे। और मोदी जी स्टार प्रचारक हैं, और आज के डेट में वो डिमांडिंग है, वो पूरे देश में डिमांडिंग है। जहां भी भाजपा की सरकार चुनाव में जाती है, भाजपा पार्टी जब चुनाव में जाती है, तो वहां मोदी जी को बुलाया जाता है, क्योंकि और जो नहीं, बिल्कुल जी, बात तो यही है। हम तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी को ही आप देखेंगे कि लास्ट में सब बुलाते हैं, कि जब लगता है कि अब स्थिति बड़ी हम कहेंगे विचित्र है या विकट है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो सबके पास एक ही ऑप्शन ऐसा लगता है, लगातार हर चुनाव में देखने में भी आया है कि फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई लाइए और ब्रह्मास्त्र को सामने रखिए। और सुनील जी मुस्कुरा भी रहे हैं कि सहमत हैं वो मेरी बात से, मोहर लगा रहे हैं कि ले देकर फिर एक नाम, बड़ा नाम है, और लगता भी है क्योंकि उनके पास एक कला तो है लोगों को जोड़ने की। और हमारे साथ अतुल सिन्हा साहब, अगर आप देखें, क्योंकि चुनाव के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इस बार के चुनाव में जिस तरह से बहुत सारी कमियां दिख रही हैं, क्योंकि आप देखिए रघुवंश प्रसाद जी नहीं है, रामविलास पासवान जी नहीं है, यहाँ तक कि लालू यादव जी के भी हम कहेंगे कि जो स्पीच होती थी वो भी अब देखने में नहीं आ रही है। सब अब की बार का चुनाव कुछ अलग तरीके का है, और वो जो जुमले बिहार के अंदर आते थे वो भी अब कहीं नहीं दिख रहे। तो आप अब की बार का जो चुनाव है कैसे देख रहे हैं, और इस बार इस बिहार वाले जो चुनाव में जो 2 फेस हुए हैं, दोनों फेस में कौन से ऐसे जुमले आपको पसंद आए कि लग रहा है कि हाँ वास्तव में बिहार अब कुछ नई दिशा की ओर जा रहा है? जी अतुल सिन्हा साहब। देखिए, आप अगर बिहार की मतदाताओं की बात करेंगे तो जो वोट परसेंटेज आया है, मैं अतुल सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे, राहुल आपके पास बाद में आऊंगा। जी अतुल सिन्हा साहब। जी 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 ये आपने मुझसे पूछा? जी जी आपसे है मेरा सवाल। जी हेलो जी, आपने ये पूछा कि क्या बदलाव नजर आ रहा है, ये पूछा ना? जी जी, मुख्य बदलाव तो यही है कि इस बार जो वोटर्स हैं वो 30% से ज्यादा यूथ वोटर्स हैं, जो जिनकी उम्र करीब 30 साल से भी कम है। तो जिन्होंने जो 30 साल से कम के वोटर्स हैं या 35 साल से कम के वोटर्स हैं, उन्होंने पिछला बिहार देखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ सुना है कि कोई जंगल राज होता था, कोई गुंडागर्दी होती थी, इस तरह की चीजें उन्होंने आरजेडी के लिए या लालू यादव के लिए बहुत सारी चीजें, इस तरह की चीजें सुनी हैं।
और वो अगर जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने एक तरह से कही कि नीतीश सरकार को ही ठीक से देखा है। तो ये जो पिछले 15 सालों में युवाओं की सोच में जो खास तौर से रोजगार का सवाल, जिसको तेजस्वी ने बहुत बारीकी से पकड़ा भी और उसको उठाने की कोशिश की, और उसके बाद कोई 10 लाख रोजगार की बात करता है तो कोई 19 लाख रोजगार पैदा करने की बात करता है। यानी कि सारा का सारा मुद्दा जो है इस बार बिहार के विकास और यूथ पे जाकर के टिक गया है। जबकि पिछली बार और इस बार की स्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क ये है कि अगर पॉलिटिकल इक्वेशंस की बात करें तो पॉलिटिकल इक्वेशंस बहुत बदले हैं जी। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन पिछली बार रहा, फिर वो टूटा, फिर वो बीजेपी के साथ आए, तो लोग भी एक तरह से कंफ्यूज हैं कि आखिर जेडीयू का मूल कैरेक्टर है क्या, वो किधर जाना चाहती है। या तो वो सिर्फ सत्ता के लिए अपने जो समझौते करती है वो तो तमाम पार्टियां करती हैं, और दूसरा जो एक बदलाव नजर आता है वो ये कि इस बार जैसे बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों या योगी गए हों उत्तर प्रदेश से, ये सब लोग बिहार की बात कम करते हैं और वहां पे कश्मीर का सवाल उठाते हैं, वहां पे मंदिर की बातें करते हैं, और उससे जोड़ करके वो ओवरऑल जो राष्ट्रवाद की उनकी अपनी एक अवधारणा है उसको वोटर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं जो देश को बेहतर रास्ते पे ले जा सकते हैं। और अब ये यूथ को समझना है कि राष्ट्रवाद और ये हिंदू जो सेंटिमेंट्स है या फिर मंदिर का सवाल है या कश्मीर का सवाल है, ये उनके लिए ज्यादा अहम है, या रोजगार का सवाल, बिहार के विकास का सवाल, या नए बिहार की जो बात कही जा रही है उसका सवाल अहम है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे इस बार के यूथ वोटर्स पर। तो ये कुछ चेंजेस इस बार देखने को आ रहे हैं, और ये एक किसी भी बिहारी के लिए जो बिहार से बाहर आकर के बसे हुए हैं उनको अक्सर आप ये सुनते होंगे कि भाई वो बड़े उपेक्षित से महसूस करते हैं और हमेशा एक बिहारी को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं तमाम लोग। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, ये पिछड़ापन की वजह से है, और जो बिहार को लेकर के जो एक अवधारणा बन गई है और लोगों ने जिस तरह से हेय दृष्टि से बिहार को देखा है, तो उस तरह से ये जो उपेक्षा का शिकार रहा है बिहार, ये जो नई पीढ़ी के जो नेता हैं उसको इससे उबारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और अभी आपने देखा होगा कि एक नई पार्टी, प्लूरल पार्टी उभरी है, जिसकी पुष्पम प्रिया जिसकी एक नेता है। अब वो कितना आगे जाती है, क्या करती है, वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन एक ये जो सोच है कि यूथ जो है इस बार बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है बिहार के इलेक्शन में। जी बिल्कुल। एक बार अगर अतुल जी एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूँ कि जिस तरह ये बात हुई है कि भाई बहुत सारे चीज़ें हैं, और आपने भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं बिहारी होना अपने आप में लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर उपेक्षित वो मानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि लगातार ऐसा नहीं है कि ऐसा होता रहा हो। अब की जो परिस्थितियाँ हैं वो तो बड़ी, मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे से उन्होंने दिखा दिया है। हर जगह, हर आप कहीं भी देखिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे वो ना हो। ये जरूर है कि आपको भी एक कमी जरूर खलती होगी, और ये एक बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं, उसमें आप कितना सहमत होंगे तो आप ही बताएंगे कि आखिर बिहार ने सब, अगर हम पूरे देश की बात करें तो कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आईएएस वहाँ के ना हो, और भारत सरकार के अंदर भी और अदर्स जो प्रदेश हैं वहाँ पे भी। उसके बाद भी अगर हम दोष यही दें कि खाली जो वहाँ सरकार है उसी का रोल रहा है या उसने नहीं किया, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल रहना चाहिए कि बात तो विकास की होती है, बात इंडस्ट्री की क्यों नहीं होती? उसे करने वाले कौन लोग हैं, नीति कौन बनाता है, कौन फैसले लेता है, भारत सरकार के अंदर कौन बैठा है, इसको भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली बिहार के लोग उपेक्षित है, बिहार के लोग तो अच्छी अच्छी जगह है। खासकर अगर आप पूरे के पूरे अब पूरी सरकारों के अंदर देखें तो आपको भी पता है कि महत्वपूर्ण पदों पर कौन है और कहां कहां पे हैं। जी अतुल जी। और उसके बाद भी बिहार में कुछ ना होना, तो ये भी तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है।
रोहित भाई इनका फोन कट गया है। अतुल सिन्हा साहब, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मैं सुभाष झा जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, चलिए आप इससे ले लेते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि आप भी देखिए, आप उत्तराखंड में बैठे हैं, कहीं लगता है आपको कि कहीं भेदभाव दिखता है? कहीं भेदभाव नहीं है आज की तारीख में। और हम ये कहेंगे कि हाँ, हम भेदभाव मान लें अपने मन से तो अलग बात है। सुभाष जी, नहीं, भेदभाव तो है, भेदभाव कैसे है, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। भाजपा अपने को राष्ट्रवाद कहती है जी, राष्ट्रीय चरित्र की अपने को बताती है, लेकिन भाजपा के अंदर का जो चरित्र है वो 2 उदाहरण मैं देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा। एक तो अहमदाबाद में जब बिहारी भगाए जा रहे थे, तो वो जो नेता था कांग्रेस का, जो उसका मेन एक्यूज था या मेन सूत्रधार कहिए, उस सूत्रधार को कांग्रेस ने निकाल दिया, भाजपा ने ज्वाइन करा लिया। और भाजपा के राष्ट्रीय नेता से लेकर के स्थानीय नेता तक किसी एक आदमी ने अखड़ने वाली जो बात है, इस राष्ट्रीय चरित्र का जो अखड़ने वाला बात है, वो ये है कि किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि खबरदार ऐसा हुआ तो चुप हो गए। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, अभी नहीं इससे पहले भी मुंबई में जब बिहारी भगाए जाते हैं, जब उन पर गाली दिया जाता है, और बिहार क्यों, इलाहाबाद से लेकर अररिया, किशनगंज और झारखंड, ये पूरा पूरब का जो बेल्ट है वो सब बिहारी के नाम से और पूरबिये के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इनके दूसरी बात आप जो कहे कि आईएएस लोगों में जो नौकरशाह हैं, एक चरित्र को समझना पड़ेगा। बेसिकली जो लोग जो लोग पूंजी को संचालित करते हैं, वो वर्ग जो है बेसिकली बिहार को एक समझ लिया है कि ये नौकरों का सर्वेंट का हब है। वो सर्वेंट चाहे आईएएस हो, चाहे एक मजदूर हो जी। और आप जिस चरित्र की बात कर रहे हैं, वो चरित्र ये है कि जब आईएएस अपने ग्रुप में जब जाते हैं, तो दूसरे जगह के जो आईएएस हैं वो उनके साथ किस ढंग से ट्रीट करते हैं, और उनके साथ उनका व्यवहार किस तरह, मजाकिया या उपहास या सेकंड क्लास सिटीजन या वगैरह, मतलब थोड़ा सा अपने से अलग समझना, तब आपको समझ में आएगा कि वहां क्या बिहेवियर है जी, फिर समझ में आता है। दूसरी बात क्या है कि पूरे बिहार में अभी एक चीज जो प्रमोद जी अभी बोल रहे थे और भी लोग बोल रहे थे, तो एक चीज आप और भी देखेंगे, जो नया तबका जो अभी जो पढ़ करके जो बाहर नौकरी करने, जॉब करने जा रहा है ना, वो अपने अपमान सहने को तैयार नहीं है जी। ये बात, इस बार जो लोग आए हैं वो अभी वापस नहीं हुए हैं, वो सब वही हैं। वो तबका चाहे मजदूर हो, वो भी 7वीं 8वीं मैट्रिक पास है, और वो तबका जो है वो इसको अब इस बार आत्मसम्मान से खुद को जोड़ लिया है, वो ये नहीं देखना चाहता। ये चीज जो है इस बार के चुनाव में जो मोदी जी नहीं पकड़ पाए, जो भाजपा नहीं पकड़ पाई। दूसरी बात, जो 370 सॉल्व हो गया, मंदिर मुद्दा सॉल्व हो गया, तो बचा क्या है? रोजगार। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल जो है डिलीवर करेंगे। अब उसको लगता है कि हमारे साथ तो कुछ डिलीवर हुआ नहीं, हम वहां से भी भगाए जाते हैं और यहाँ हमारे साथ कोई रोजगार की सुविधा है नहीं, तो हमारे पास मुद्दा क्या है? तो हमारे पास मुद्दा रोजगार है, और अगर रोजगार के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़े तो हम अपमानित भी ना हो, हम अपमानित ना हो। तो इसलिए इस चीज को जो है तेजस्वी ने पकड़ा, ये लोग शायद मिस कर गए। ये लोग ये समझे कि हम राष्ट्रवाद, गाय भैंस, वो जो है गोबर वगैरह वगैरह करके हम जो है चुनाव निकाल लेंगे। आप पूरा सन्नाटा देखिए, आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि पहली बार एक नया अनुभवहीन नेता जो लोगों के उसको हराने के लिए पूरी कायनात लगी हुई है, प्रधानमंत्री की 12 रैली तेजस्वी जैसे नेता के लिए होना, ये भाजपा का सन्नाटा बताता है, अंदर की बेचैनी बताती है। तो ये चीज जो है ये देखने लायक है। साहब, उनके पास भी हैं बड़े चेहरे, वो तो रैलियां तो करने के ऊपर हैं भाई। अगर उनके पास बीजेपी का गठबंधन है तो वो रैली कर रहे हैं, उनके पास कांग्रेस का गठबंधन है, वहां भी बहुत बड़े चेहरे हैं, उनको भी उसी तरीके से भूमिका अपनी निभानी चाहिए। आखिर वो क्यों पीछे हट जाते हैं? इसमें एक चीज देखना, तो खाली कह देना ये भी सुभाष जी एक बड़ी बात है। आखिर क्यों रैली ना करे अपनी पार्टी के लिए कोई? जी सुभाष जी, भाई ये बताइए ना कि आप, अगर आप किसी सत्ता के अंदर हैं और आप कार्यकर्ता हैं, भले आप प्रधान पद पे हैं या किसी भी पद पे हैं, तो अपनी पार्टी के लिए आप क्यों रैली नहीं करेंगे? और दूसरे लोग जो उनके साथ सत्ता में है वो भी तो करें अपने लिए। ये तो बराबर है। अब ये अलग बात है कि किसी की सभा में लोग आ सकते हैं और किसी की में नहीं आ सकते। ये तो अब ये तो किस्मत का खेल भी है और कार्यकर्ताओं की मेहनत का खेल भी है। जी नहीं, यहाँ सुभाष जी, यहाँ थोड़ा सा मैं असहमति रखता हूँ। और यहाँ ये बात है कि तेजस्वी जो है एक राज्य स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। नंबर 1,
लेकिन उसके लिए पूरी कैंपेनिंग, आखिर इतने सारे नेता जो भाजपा के नेता प्रदेश में हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं? एक बात ये समझने वाली बात है, उन्होंने आखिर 6 साल में कौन सी जमीन तैयार की कि हर बात के लिए उन्हें मोदी जी का ही इस्तेमाल करना पड़ा है, अलावे इसके कोई विकल्प नहीं है। ये बात तो समझने वाली बात है ना। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आपने जो कहा, पूरे देश में ऐसा ही होता है। अगर आप बात करें सुभाष जी, पूरे देश में, आप खाली बिहार को मत देखिए, कहीं भी चुनाव होता है सुभाष जी, कहीं भी चुनाव होता है तो बीजेपी के पास जो तारणहार है, तो वो उसके रूप में सबसे मुख्य उनके पास जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं, सुनने भी आते हैं, और वो आते इसीलिए हैं। तो ये तो लगातार रहेगा। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को अपने बीच में सोचना चाहिए कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें हकीकत है, और क्या इसके पीछे चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी हैं। सुनील भाई, अगर देखें आप, क्योंकि ये कह देना बड़ा आसान है लोगों के लिए, किसी के लिए भी, कि भेदभाव होता है। भेदभाव इस देश में हर जगह है, और हर किसी के लिए मानने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी आती हैं, और कहीं भी आप जाएंगे तो आपके सामने उसका एक कहीं ना कहीं एक रूप आएगा, किसी भी रूप में आए वो। उसे अगर हम अलग हटा के देखें तो बिहार के अंदर, जैसे अतुल जी ने भी एक बात बोली, वो बड़ी अहम बात है कि बात रोजगार की है, और पूरे आप पक्ष और विपक्ष में एक बात आ रही है, सबसे अहम बात, कि रोजगार। वो रोजगार कौन सा हो सकता है? क्या किसी ने भी ये बोला, चाहे पक्ष की बात करो, विपक्ष की बात करो, किसी ने भी, कि यहाँ पे हम 100 उद्योग लेके आएंगे, उन उद्योगों के नाम बताए? या आप देखें कि रोजगार की बात हो रही है कि सारा का सारा, अरे कल को तो जो भी बनेगा सत्ता के अंदर वो भी कहेगा यहाँ पे मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, कल को 2 करोड़ बोलेगा, परसों को 20 लाख देगा। वर्तमान में क्या किसी भी पार्टी की वहां पे इस तरीके की आपको तैयारी दिखी है कि वास्तविकता यह है कि रोजगार यहां से आएगा? भाई, रोजगार के लिए हमारे पास इस तरीके की नीति है। इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रोजगार की बात सब करते हैं, लेकिन रोजगार आएगा कहां से, उसकी बात किसी के भी एजेंडे में दिखती नहीं है। अगर उस तरीके से आप देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि जहां हम लोग बैठे हुए हैं, जहां से हमारा डिबेट चल रहा है, यदि हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात भी करें तो नोएडा में जिस तरीके से उद्योग हैं वो ग्रेटर नोएडा में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है ग्रेटर नोएडा में डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कि वहाँ क्राइम है, वहां व्यक्ति शाम के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं समझता है। तो वहां जहां भी उद्योग लगते हैं, वहां की जनता की, वहां के रहने वाले नेताओं की और प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई भी उद्योगपति या उद्योग लगा रहा है तो उसको सुरक्षित माहौल कैसे मिले। किसी मुट्ठी भर लोगों के इशारे पर उद्योग नहीं चल सकते। कुछ लोग संगठन, अब जैसे कोरोना वाले प्रकरण में जब मामला आया तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहाँ करीब 15 लाख से ऊपर नोएडा में मजदूर काम करते हैं। रजिस्टर्ड कितने थे? 8,500। तो क्या जो श्रमिकों की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो संगठन कर रहे हैं, क्या श्रमिकों का डाटा उनके पास है, या केवल 100, 200 और 300 लोग इकट्ठे हो गए वही श्रमिकों की राजनीति हो अल्लाह करने का प्रयास करेंगे? दूसरा एक और अहम मुद्दा आपने उठाया था कि आईएएस लॉबी अधिकतर वहां से आती है। वो आईएएस लॉबी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से भी आती है और बिहार से भी आती है, और वो लोग होते हैं जिन लोगों ने वो पढ़ाई उस दुख दर्द में की है कि वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। बिना दुख दर्द के या कोई भी व्यक्ति या उद्योगपति के बच्चे क्यों नहीं आईएएस हो पाते हैं? आईएएस के लड़के आईएएस क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जब तक उन परिस्थितियों का सामना जो नहीं कर पाएंगे तब तक वो इतने बड़े उच्च पदों पर जाने के लिए जो एक अहम सवाल मन से, दिल से और आत्मा से होता है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि जहां से आईएएस लॉबी आ रही है वहां 2 तरीके के वर्ग हैं, या तो हाई या लो। बीच का व्यक्ति वहां नहीं है। तो जब मध्यम वर्ग के लोग यदि वहां अधिक संख्या में नहीं रह रहे हैं तो वहां उद्योग कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। या तो शोषण होगा, वहां शोषण नहीं होगा तो क्राइम होगा। उद्योग इसलिए डेवलप, करीब दर्जनों की संख्या में मेरे दोस्त आईएएस हैं, उनसे इस बात की भी चर्चा होती है, जो बड़ा अहम सवाल आपने उठाया कि जहां से आप निकल के आ रहे हैं वहां के लिए आप डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो डेवलप करने का उनका वही स्थिति है कि वहां का माहौल, जनता का माहौल जब तक नहीं बनेगा तब तक उद्योग वहां लग नहीं सकते। हम भी कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती वहां। दूसरी बात, यदि स्वरोजगार की बात करेंगे, जिसने कहा 19 लाख हम स्वरोजगार देंगे, उन्होंने कहा 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। जनता को भी ईमानदार होना पड़ेगा। यदि मुद्रा ऋण योजना में 13.5-14 करोड़ लोगों को यदि ऋण मुहैया कराया जाता है, उसमें से 6 करोड़ लोग मिलते ही नहीं है धरातल पर, वो पैसा लेके गायब हो जाते हैं, तो आखिर में सरकार का क्या दोष है?
क्या वास्तव में हमको 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000 उद्योग करने के लिए हमको मिल रहे हैं, तो क्या ईमानदारी से अपना समावेश बना के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? मैंने जाकर के धरातल पर सर्वे किया, कोई टीवी ले आया, कोई मोबाइल ले आया, कोई बाइक खरीद के ले आया 50,000, 1,00,000 रुपए लेकर के। तो जब सरकार कोई योजना चलाना चाहती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, यदि जनता ईमानदारी के साथ उसके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेगी, तब तक किसी भी जनता का भला होने वाला नहीं है, किसी भी वर्ग का भला होने वाला नहीं है। अभी सुभाष झा साहब ने कहा कि गुजरात में एक प्रकरण आया, वहां किसने कहा यदि किसी भी प्रदेश के मुट्ठी भर लोग या दर्जन भर लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ या उन्होंने माहौल बनाने का वहां प्रयास किया, तो पूरा प्रदेश थोड़ी बदनाम हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति ने वहां कोई ऐसी घटना कर दी, तो क्या पूरा गुजरात के बदनाम हो गया क्या उसमें? क्या और वास्तव में उसकी झा साहब जांच करके यदि पता करेंगे तो वहां उसी वर्ग की बिहार के जो लोग थे मजदूर, उन्हीं की गलतियां थी। तो केवल मजदूरी के नाम पर आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते ना। यदि आपको कोई भी प्रदेश रोजगार या स्वरोजगार दे रहा है, तो आपको भी वहां के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, यदि वो आप उनके साथ रहना चाहते हैं। यहां नोएडा में बिहार के तमाम लोग हैं, उत्तराखंड के तमाम लोग हैं, उत्तराखंड के व्यक्तियों की आपको शिकायत आज तक सुनने को मिली? कभी नहीं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। दूसरा, बिहार के जो लोग हैं जो ठीक ठाक स्थिति में, वो बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो तो बेईमान काम करने में हो सकते हैं, मेरे साथ तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार के किसी व्यक्ति को 20 घंटे का या 2 दिन का टारगेट दिया गया, तो मुझे लगता है टारगेट से पहले ही वो काम करके दे देते हैं। तो ये नहीं है, वो चीजें, परिस्थितियां आपको बदलनी पड़ेगी। किसी की भी सरकार हो, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अब हम इसी में हो जाएंगे कि आज कांग्रेस की सरकार है, कल बीजेपी की सरकार होगी, फिर लौट के कांग्रेस की होगी। 15 साल नीतीश जी ने या तो वहां शासन किया, सरकार के पास ऑप्शन क्या है, जनता के पास ऑप्शन क्या है? जनता अब तेजस्वी को ले आएगी, फिर तेजस्वी रहेंगे 10 साल, फिर क्या ऑप्शन होगा? फिर बीजेपी आ जाएगी। तो इसका नहीं है, जनता को मिलकर के सरकार के साथ काम चलना पड़ेगा। आप बताइए, सरकार ने शराबबंदी का किया, शराबबंदी को कितने अंजाम दिया, उसको तमाम गुट ऐसे को वहां। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ प्रमोद कुमार झा साहब भी, एक बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए मजदूर कहीं का भी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, उत्तराखंड का है, महाराष्ट्र का, कहीं का भी, वो मेहनती है। मजदूरी उसे चाहिए और अपना काम वो ईमानदारी के साथ करता है, पूरा करता है। हाँ, ये जरूर है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको लेकर कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो हर जगह है, और हम कहेंगे हर जगह, हर प्रदेश में है, और हर हम कहेंगे जाति के अंदर भी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सभी पे, लेकिन कहते हैं कि आरोप फिर राजनीति हो जाती है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सब स्वतंत्र है करने के लिए। प्रमोद कुमार झा साहब, अभी वर्तमान की स्थिति में आप कैसे देखते हैं चुनाव को, और अब चुनाव में जो अंतिम चरण का जो चुनाव है उसे लेकर क्या रणनीति आपको लग रही है पार्टियों की होगी? क्योंकि अब सारा कुछ जो है वो अंतिम चरण के लिए चला गया है, और आज की तारीख में जो दोनों चुनाव का जो दौर गया है उसे लेकर आप कैसे देखते हैं कि युवा मतदाता या महिला मतदाता या जिससे साइलेंट मतदाता जिसकी बात हुई है, उसे लेकर भी आपने कुछ चीजें कही हैं, और शराबबंदी कितना असर कर रही है? जी प्रमोद कुमार झा साहब, क्योंकि समय कम है, आपसे ले लेते हैं सारी चीजें। जी, एक चीज हम साफ साफ आपको बता दें कि अब जो चुनाव, अब जो आप तो खैर 2-3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन के बाद चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है वो है नौकरी का या रोजगार का। आप समझिए कि बिहार का अगर परिप्रेक्ष्य में जाए तो बिहार में ऐसा नहीं था कि यहाँ उद्योग नहीं था। अब मुंगेर की बात कीजिए, मुंगेर में 1905 ईस्वी में 3 फैक्ट्री, मैंने वहाँ पे आईटीसी का हो या बंदूक फैक्ट्री हो या रेलवे का फैक्ट्री हो, वहाँ पे लगा हुआ था। जब संयुक्त बिहार था झारखंड के साथ में, टाटा का जो ये था वो भी 1906 ईस्वी का लगा हुआ ये था। अभी अब बंटने के बाद भी बिहार के अंदर में ऐसा नहीं था कि उद्योग नहीं था। मुंगेर हो, सारण, मैंने छपरा का मरौरा डिस्ट्रिक्ट हो जाए, डालमिया नगर हो जाए, मुंगेर, ये बेगूसराय जो है अपना डेवलप किया था, वहां पे आईओसी के साथ साथ में खाद फैक्ट्री वगैरह बहुत चीज था। अब जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक राग छेड़ा है कि 10 लाख मतलब जी 90 के दशक के बाद से बिहार में 32 शुगर केन फैक्ट्री थी, चीनी मिल, जो धीरे धीरे अभी 6 बचा हुआ है, बाद बाकी सब बंद हुआ, तो उन्हीं के पीरियड का बंद हुआ है। यहाँ जो रोजगारी का सबसे बड़ा समस्या या पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा आया
वो 90 के दशक के बाद ये है। लोग यहाँ बिहार के कोई भी मुश्किल से दिल्ली या बम्बई की तरफ 5 से 10% लोग जाते थे। आज की स्थिति ये है कि हर गांव में बम्बई दिल्ली आदमी लोग जाता है। कलकत्ता पहले नजदीक था तो लोग कलकत्ता में जाते थे उद्योग के लिए, अब कलकत्ता कोई नहीं जाता। इस बार के चुनाव में महिला जो है वो साइलेंट वोटर है, वही डिसाइड करेगा कि 10 तारीख को तख्त किसके सीट पे हो। जी बिल्कुल प्रमोद कुमार झा साहब, एक बात और चलिए मैं अतुल जी 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूं। सवाल छोटा सा है कि शराबबंदी का कितना असर बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है आपको, और क्या शराबबंदी चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ेगी? क्योंकि उसे लेकर अलग अलग गुटे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए और बहुत सारे लोग कहते हैं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। जी अतुल कुमार सिन्हा साहब जी। के लिए एक जुमला बन गई है एक्चुअली, क्योंकि जब से शराबबंदी लागू हुई है वहाँ पे लागू किया गया है, अक्सर ढेर सारे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें शराब खुलेआम बिक भी रही है और लोगों तक पहुंच भी रही है। तो ये जो दोहरा कैरेक्टर सरकार का है कि ऊपर से तो वो शराबबंदी है लेकिन उसकी कालाबाजारी भी धुआंधार रूप से वहाँ होती रही है, और ऐसी ढेर सारी रिपोर्ट्स हमारे पास भी आती रही है। तो शराबबंदी को लेकर के ये जो जुमलेबाजियां होती हैं उससे आम लोगों को बहुत साफ है कि भाई इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है शराबबंदी जैसे मुद्दे पर, क्योंकि ये सारे मुद्दे जो हैं वो सरकार भी जानती है कि शराबबंदी या इस तरह का कोई भी मुद्दा आम जनता से जुड़ता हुआ मुद्दा है नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि जिनको शराब चाहिए उनको चाहिए, और ये सरकार भी इस चीज को, क्योंकि कोई भी सख्त कदम अभी तक उठाया नहीं गया है, ऐसा कभी भी नजर नहीं आया, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई खास असर दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसे सुनील जी ने कहा कि कुछ योजनाएं तो हम ही फेल करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ सरकार जो चाहती है कि वास्तव में हम उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो गया है। देखा जाए तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही शांतिपूर्ण रही। सियासी पार्टियों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हर दांव आजमाया, लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि तमाम नोकझोंक एक दायरे में हुई। सियासी पार्टियों ने भी संयम बरता। चुनाव के इस दौर को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग और पुलिस, क्योंकि बिहार पुलिस का भी बड़ा एक अहम रोल रहा है और जनता का भी अच्छा सहयोग रहा है। यही आज का विषय चर्चा है खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।